हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? सब अच्छे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे निश्चित रूप से और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो हम बच्चों पढ़ रहे थे 12th एनसीईआरटी का चैप्टर मानव जनन। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं हर साल। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन में बच्चों हमने एक पॉइंट प्रजनन तंत्र को डिटेल से पढ़ लिया था। दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन, गैमीटोजेनेसिस, जो कि 2 टाइप का है, शुक्र जनन और अंड जनन। और पिछली क्लास में बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था शुक्र जनन। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन की सिंपल परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ ली बच्चों। नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। नर युग्मक शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है बच्चों, जिसको हम 2 चरणों में पढ़ते हैं। पहला चरण शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। ये पहला चरण है बच्चों, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस चरण में क्या होता है, वृषण की जो जनन उपकला कोशिकाएं हैं, वो जनन उपकला कोशिकाएं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करके एक गोल अचल एवं अगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है बच्चों शुक्राणु पूर्वी। और शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, स्पर्मेटोसाइटोसिस। तो ये पहला स्टेप अपने पिछली क्लास में डिटेल से पढ़ लिया था। आज की क्लास में बच्चों हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे और वो है शुक्राणु कायांतरण। शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? इस शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। जो शुक्राणु पूर्वी हमने पिछले चरण में पढ़ा था, ये इस प्रकार से गोल अचल अगुणित कोशिका होता है। तो गोल अचल अगुणित कोशिका शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहेंगे शुक्राणु कायांतरण। और इस प्रकार से शुक्राणु गतिशील धागेनुमा शंक्वाकार संरचना के रूप में होता है। तो गोल अचल अगुणित शुक्राणु पूर्वी से गतिशील धागेनुमा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बच्चों कहलाती है शुक्राणु कायांतरण। तो आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा शुक्राणु कायांतरण। कैसे होता है कायांतरण, इसके लिए हमें शुक्राणु की संरचना भी पढ़नी है। तो डिटेल संरचना शुक्राणु की हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ जरूरत के हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं शुक्राणु की। बच्चों मानव शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, मोटे तौर पर 3 है, बाकी तो हम 4 भी लिख सकते हैं, पर मेनली 3 भाग है। संख्या का कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है कि 3 है कि 4 है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मानव शुक्राणु के मोटे तौर पर जो भाग होते हैं वो इस प्रकार से मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ऐसा होता है मानव शुक्राणु, ये मानव शुक्राणु की संरचना। और इसके 3 भाग कौन कौन से मेनली? ये सबसे आगे का भाग होता है बच्चों शीर्ष भाग, शीर्ष जो शंक्वाकार भाग है। इसके ठीक पीछे का थोड़ा सकरा भाग गिरवा, इसके ठीक पीछे लंबा बेलनाकार भाग मध्य भाग, और सबसे पीछे धागेनुमा भाग लंबा भाग, ये होता है पूंछ। तो इस प्रकार से जो मानव शुक्राणु है वो इन 4 भागों में बटा रहता है, शीर्ष भाग, गिरवा, मध्य भाग, पूंछ। तो ये जो गोल अचल शुक्राणु पूर्वी है बच्चों, ये इस प्रकार के शुक्राणु में कैसे बदलेगा,
इस प्रक्रिया को हम पढ़ते हैं हेडिंग शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस में। तो टॉपिक है बच्चों अपना स्पर्मियोजेनेसिस। शुक्राणु कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस शुक्राणु कायांतरण। परिभाषा बताई अभी मैंने आपको, गोल अचल शुक्राणु पूर्वी, गोल होता है, अचल गतिशील नहीं होता है, शुक्राणु पूर्वी, ये बदल जाएगा गतिशील और धागेनुमा शुक्राणु में। प्रक्रिया शुक्राणु कायांतरण कैसे बदलेगा, इसके लिए बच्चों यहां पर 3 चरण होंगे। इट मीन्स जो शुक्राणु का निर्माण है वो 3 चरणों में होगा। सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण होगा। सबसे पहले शुक्राणु का शीर्ष भाग बनेगा बच्चों। नंबर 2 पर शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण होगा। शीर्ष के जस्ट बाद क्या बन जाएगा बच्चों, मध्य भाग बन जाएगा। और नंबर 3 पर क्या होगा, पूंछ का निर्माण, टेल का फॉर्मेशन। तो शुक्राणु जो है बच्चों बनेगा शुक्राणु पूर्वी से, तो 3 चरणों में बनेगा। सबसे पहले इसका शीर्ष भाग बनता है, फिर मध्य भाग बनेगा और उसके बाद पूंछ बनेगी। तो कैसे बनेगा शीर्ष भाग, कैसे मध्य और पूंछ बनेगी, ये हमें प्रक्रिया जो है चरणबद्ध तरीके से पढ़नी है बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण। शीर्ष भाग का निर्माण कैसे होगा एक बार समझ लेंगे। शीर्ष भाग का निर्माण समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि शीर्ष भाग में होता क्या है। बच्चों शुक्राणु का शीर्ष भाग इस प्रकार से शंक्वाकार आकृति का जैसा चित्र में आप देख रहे हो, और शीर्ष भाग 2 चीजें रखता है। शुक्राणु के शीर्ष भाग में बच्चों एक तो क्या है, एक तो होता है बच्चों केंद्रक। शुक्राणु एक कोशिका है और जितनी भी कोशिकाएं हैं, तो मानव की तो आरबीसी को छोड़कर सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो इसी प्रकार शुक्राणु में भी देखो केंद्रक होगा। तो एक तो क्या होगा, शुक्राणु के शीर्ष भाग में केंद्रक होगा, और दूसरा इसके ऊपर टोपी के समान संरचना के रूप में होता है एक्रोसोम। ये दूसरी संरचना है बच्चों एक्रोसोम। ये 2 चीजें शुक्राणु के शीर्ष भाग में रहेंगी, एक तो केंद्रक रहेगा और एक्रोसोम रहेगा। तो कैसे बनेंगी बच्चों शीर्ष भाग बनाने के लिए, तो हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। शुक्राणु कायांतरण अपनी फर्स्ट हेडिंग है, और शुक्राणु कायांतरण के अंदर जो अपनी हेडिंग है वो है बच्चों शीर्ष भाग का निर्माण। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि शीर्ष भाग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक तो चाहिए केंद्रक और एक चाहिए एक्रोसोम। कहाँ से आएंगे एक बात समझ लेंगे। तो शीर्ष भाग बनाने के लिए सबसे पहले होगा इसमें परिवर्तन, केंद्रक में परिवर्तन। केंद्रक में परिवर्तन क्या होता है बच्चों, केंद्रक में परिवर्तन क्या है, केंद्रक कहाँ होता है। तो शुक्राणु किससे बन रहा है, शुक्राणु बन रहा है बच्चों शुक्राणु पूर्वी से। कैसा है शुक्राणु पूर्वी, अब मैंने कई बार कहा आपको, शुक्राणु पूर्वी इस प्रकार से गोल अचल अगुणित कोशिका के रूप में है। गोल अचल अगुणित कोशिका के रूप में शुक्राणु पूर्वी है। शुक्राणु पूर्वी एक सामान्य जंतु कोशिका है बच्चों, जिसके अंदर केंद्रक होगा। डिफरेंस ये है कि इसका केंद्रक अगुणित होता है, एन आधे गुण सूत्रयुक्त होता है। बाकी होता है केंद्रक, क्योंकि जंतु कोशिका ही तो है बच्चों।
तो शुक्राणु पूर्वी में पहले से क्या उपस्थित है बच्चों? केंद्रक। ये जो बाहरी आवरण है ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होती है उसको अपन क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर सेंट्रोसोम तारक काय होगा बच्चों, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इसके साथ ही गोल्जी बॉडी होगा, ईआर होगा। इस प्रकार से आपने जंतु कोशिका की संरचना पढ़ी होगी। एक सामान्य जंतु कोशिका में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें जो है शुक्राणु पूर्वी में पाई जाएंगी। तारक काय जो केंद्रक के अग्र सिरे पर होगा, ऐसा होता है शुक्राणु पूर्वी। ये जो मैंने संरचना बनाई है ये किसकी बनाई है बच्चों? ये मैंने बनाई है शुक्राणु पूर्वी की संरचना। और शुक्राणु पूर्वी इस प्रकार के शुक्राणु में बदलेगा। यही तो प्रक्रिया शुक्राणु कायांतरण जिसे हम पढ़ रहे हैं बच्चों। कैसे बदलेगा? देखो समझो, इसके बदलने के लिए सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक में परिवर्तन। क्या परिवर्तन होगा? केंद्रक में होता क्या है बच्चों? केंद्रक के अंदर खुद का जीनोम है। अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है? जीनोम। जीनोम में होते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से। मुख्य तो डीएनए है, साथ में आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये भी केंद्रक में सब पाए जाते हैं। पर मुख्य आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक के अंदर क्या है बच्चों? डीएनए। तो ये केंद्रक क्या करता है? परिवर्तन के दौरान जो अनावश्यक घटक हैं उनको बच्चों ये केंद्रक बाहर निकाल देगा। केंद्रक के अंदर जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, जैसे अतिरिक्त जल है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए है, उनको सबको ये अपने अंदर से बाहर निकाल देगा कोशिका द्रव्य में। ये शुक्राणु पूर्वी का जो स्पेस है वो है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। तो बच्चों शुक्राणु पूर्वी का केंद्रक इस डीएनए को छोड़कर ये तो रखेगा, क्योंकि ये तो वो गुणसूत्र है, जीनोम है जो अगली पीढ़ी को दिया जाएगा। इसकी वजह से ही तो निषेचन के दौरान द्विगुणित अवस्था बनेगी बच्चों। तो केंद्रक में डीएनए का रहना तो जरूरी है। तो फिर क्या होगा? ये केंद्रक डीएनए को तो रखेगा अपने अंदर, बाकी चीजों को ये बाहर कोशिका द्रव्य में निकाल देगा, जिससे केंद्रक हो जाएगा छोटा और हल्का। ऐसा करने से केंद्रक कैसा हो गया शुक्राणु पूर्वी का? शुक्राणु पूर्वी का केंद्रक हो गया तुलनात्मक छोटा और हल्का। बात समझ में आई क्या? अब दूसरा परिवर्तन क्या होगा? ये केंद्रक जीव द्रव्य घूर्णन के द्वारा गति करेगा, भ्रमण कह सकते हैं, साइक्लोसिस, उसके द्वारा गति करेगा। और ये केंद्रक गति करके एक सिरे परिधि की ओर चला जाएगा, कहीं भी एक परिधि पर चला जाएगा, और वहां जाकर ये हो जाएगा दीर्घित, या कह सकते हैं हम शंकु आकार, इस प्रकार का हो जाएगा। तो शुक्राणु पूर्वी के अंदर जो केंद्रक था वो डीएनए को छोड़कर बाकी अननेसेसरी मटेरियल को बाहर निकाल देगा कोशिका द्रव्य में। इसके कारण ये केंद्रक छोटा होगा, किसी एक सिरे की तरफ जाकर शंक्वाकार या दीर्घित हो जाएगा, और ऐसा परिवर्तन हुआ केंद्रक में। ऐसा इसलिए हुआ ताकि शीर्ष भाग की जो आकृति है वो शंक्वाकार बनाई जा सके, इसलिए केंद्रक शंक्वाकार हो जाता है। तो पहला टॉपिक क्लियर है बच्चों? शुक्राणु कायांतरण में शीर्ष भाग बनाने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? केंद्रक में परिवर्तन। क्लियर है बच्चों सबको? ओके, आगे चलते हैं हम। अब दूसरा इसमें पॉइंट आता है शीर्ष भाग बनाने के लिए, वो है एक्रोसोम का निर्माण। यहां पर जो दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये शीर्ष भाग बनाने के लिए, वो क्या है? एक्रोसोम का निर्माण। दूसरा पॉइंट, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है बच्चों? देखो, एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी की अभी अपन ने संरचना ड्रॉ की थी, तो शुक्राणु पूर्वी में एक्रोसोम होता नहीं है बच्चों। अभी हमने शुक्राणु पूर्वी का एक चित्र ड्रॉ किया था,
तो शुक्राणुपूर्वी तो एक सामान्य जंतु कोशिका है और उसमें एक्रोसोम होता नहीं है। भाई किसी जंतु कोशिका में एक्रोसोम नहीं होता स्पर्म को छोड़कर, तो कहाँ से आया ये स्पर्म में, ये हमें देखना है। तो यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि एक्रोसोम बनता कहाँ से है। तो बच्चों एक्रोसोम का जो निर्माण है वो शुक्राणुपूर्वी में स्थित गोल्जी काय से होता है। शुक्राणुपूर्वी में स्थित किससे होता है बच्चों? गोल्जी काय से होता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन कि आखिर शुक्राणुपूर्वी के एक्रोसोम का निर्माण किससे हुआ है। इसका निर्माण शुक्राणुपूर्वी में जो गोल्जी काय है उससे हुआ है। होता नहीं किसी कोशिका में एक्रोसोम स्पर्म को छोड़कर, तो शुक्राणु में कहां से आया? ये आया है शुक्राणुपूर्वी में गोल्जी काय से बना है। कैसे बना है वैसे प्रक्रिया अपने सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको ब्रीफली समझा रखा है। जो इंस्टीट्यूट से नोट्स आपको दिए गए हैं कोचिंग से, तो उन नोट्स में मैंने इसके निर्माण की प्रक्रिया को ब्रीफली समझा रखा है चित्रों की सहायता से। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर शुक्राणुपूर्वी में एक्रोसोम कैसे बनता है गोल्जी काय से, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, अभी हमने डायग्राम पढ़ा शुक्राणुपूर्वी का और मैंने बता दिया शुक्राणुपूर्वी में केंद्रक कैसा हो गया परिवर्तित होकर। केंद्रक हो गया बच्चों दीर्घित या कह सकते हैं शंक्वाकार और चला गया किसी एक परिधि की ओर, किसी भी एक तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे यहाँ पर केंद्रक शिफ्ट हो गया एक तरफ ऐसे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों गोल्जी काय होगा, यहाँ कहीं ना कहीं गोल्जी काय खूब होते हैं कोशिका में। गोल्जी काय गोल्जी वेसिकल से बने होते हैं। इसको हमने मान लिया जैसे गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। तो ये गोल्जी काय बनाएगा एक्रोसोम। कैसे बनाएगा? गोल्जी बॉडी की सभी रिक्तिकाएं वेसिकल्स जो होती हैं गोल्जी बॉडी की, वो इस केंद्रक के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। जैसे ये मैंने शंक्वाकार केंद्रक का कुछ हिस्सा बना दिया है बच्चों। ये जो केंद्रक में परिवर्तन हुआ था उसके फलस्वरूप केंद्रक शंक्वाकार या दीर्घित होकर किसी एक दिशा में शिफ्ट हो गया था। तो ये तो क्या है बच्चों? केंद्रक, न्यूक्लियस। और इस केंद्रक के अग्रभाग में गोल्जी काय की पुटिकाएं, जिनको वेसिकल्स भी कह सकते हैं, वो इकट्ठी हो जाएंगी यहां पर। यहां इकट्ठी हो जाती हैं बच्चों गोल्जी वेसिकल्स। ये सब की सब जो मैंने ड्रॉ की है संरचनाएं, ये क्या होती हैं? इनको अपन बोलते हैं गोल्जी वेसिकल्स। तो बच्चों ये तो है न्यूक्लियस, केंद्रक, और ये है गोल्जी काय या कह सकते हैं गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी काय की पुटिकाएं कह सकते हैं इनको। ऐसा हुआ एक्रोसोम बनाने के लिए। अब इसमें क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन ये होगा बच्चों कि गोल्जी काय का कार्य होता है स्त्रवण करना, पदार्थों को स्त्रवित करना। ये गोल्जी काय का कार्य है। तो यहाँ पर गोल्जी वेसिकल्स क्या करते हैं? अपने अंदर कुछ कणिकाएं स्त्रवित कर देती हैं। गोल्जी काय जिसका कार्य स्त्रवण मेन है, आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो गोल्जी काय की रिक्तिकाएं क्या करती हैं? अपने अंदर कुछ कणिकाओं का निर्माण करती हैं और भविष्य में उन्हीं कणिकाओं से क्या बनेगा? एक्रोसोम। तो क्या स्थिति बनेगी डायग्राम की? जैसे ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया बच्चों एज इट इज, जो अपन ने ड्रॉ किया था अभी। दीर्घित केंद्र कुछ इस प्रकार का होगा ऐसे, और ऊपर की ओर जो गोल्जी वेसिकल्स अपन ने ड्रॉ की हैं, ये वेसिकल्स अपने अंदर क्या बना लेंगी? कणिकाएं बना लेंगी, जैसा कि गोल्जी काय का कार्य हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। ये जैसे गोल्जी काय की वेसिकल्स हैं और इसके अंदर बन गई कणिकाएं।
तो हम डायग्राम को लेबल करें जो बनाया है इसमें। तो बच्चों ये तो है प्रोएक्रोसोमल वेसिकल्स, और इसने जो कणिका बनाई है ये है बच्चों प्रोएक्रोसोमल कणिका। ये तो है प्रोएक्रोसोमल वेसिकल और ये है प्रोएक्रोसोमल कणिका। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये ऑलरेडी हम जानते हैं केंद्रक है ही, तो ऐसा परिवर्तन हो गया इसमें। ये जो प्रोएक्रोसोमल वेसिकल्स हैं या रिक्तिकाएं हैं जिन्होंने कणिकाएं बनाई हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम एक नाम देते हैं बच्चों। इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक नाम है और वो नाम होता है बच्चों प्रोएक्रोब्लास्ट। इसका क्या नाम होगा? प्रोएक्रोब्लास्ट। समझ आ रहा है बच्चों? कैसे बनेगा एक्रोसोम? शुक्राणु पूर्वी में गोल्जी काय से बनेगा। की पॉइंट तो यही आपको याद रखना है। थोड़ा प्रोसेस मैंने समझा दिया है कि गोल्जी वेसिकल्स केंद्रक के आगे अग्रभाग में इकट्ठी होंगी, अपने अंदर कणिकाएं बनाएंगी जिनका नाम होगा प्रोएक्रोसोमल कणिका, और रिक्तिकाओं का नाम प्रोएक्रोसोमल वेसिकल, दोनों को सम्मिलित रूप से बोलेंगे प्रोएक्रोब्लास्ट। अगला परिवर्तन क्या होगा बच्चों? ये जो वेसिकल्स हैं ये लगातार कणिकाओं का स्त्रवण करती रहेंगी और इनका स्त्रवण करने के बाद ये कणिका कुछ बड़े आकार की हो जाएगी। तो नेक्स्ट ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप का डायग्राम मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। ये थर्ड स्टेप का डायग्राम कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये तो न्यूक्लियस, और इसके ऊपर की ओर जो रिक्तिकाएं बनाई थी, वेसिकल्स बनाई थी, वो कुछ इस प्रकार की हम अब ड्रॉ कर सकते हैं। देखने में तो आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन चूंकि स्टेज बदल गई है तो नाम अपना इसका बदल देंगे। अब ये वही प्रोएक्रोसोमल वेसिकल है, लेकिन अब इनके अंदर की जो कणिका है तुलनात्मक बड़ा आकार ले चुकी है, रूप ले चुकी है। तो अब इसका नाम देखो क्या बदल जाएगा। इन रिक्तिकाओं को तो बोलेंगे एक्रोसोमल वेसिकल या रिक्तिका भी कह सकते हैं, और इस कणिका को बोलेंगे एक्रोसोमल कणिका, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से अब अपन नाम देंगे बच्चों एक्रोब्लास्ट। एक्रोब्लास्ट। लगातार स्त्रवण के कारण कणिका बड़े आकार की हो जाएगी, तो बड़े आकार की कणिका युक्त रिक्तिकाओं को सम्मिलित रूप से अपन क्या नाम दे देंगे बच्चों? एक्रोब्लास्ट। और ये पहले से ही हमारे पास क्या था? केंद्रक, जिसका परिवर्तन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। ये स्टेज नंबर थर्ड का डायग्राम है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज, किस प्रकार से एक्रोसोम बन रहा है इसकी प्रक्रिया का हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। अगली स्टेप में क्या होगा? अब एक्रोसोमल कणिका और बड़ी होकर एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगी और शेष रिक्तिकाएं एक तरफ निकल जाएंगी जिनको हम बोलेंगे गोल्जी रेस्ट। तो क्या परिवर्तन होगा नेक्स्ट चेंजेज में? ये तो है बच्चों जैसे न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस है। थोड़ा सा यहाँ पर हम स्लोप बना देते हैं ताकि आसानी से हम एक्रोसोम की पोजीशन भी प्रदर्शित कर पाएँ। ये तो न्यूक्लियस है, और जो एक्रोसोमल कणिका भी मैंने आपको बताई है, उस कणिका ने एक्रोसोम का रूप ले लिया है। और जो रिक्तिकाएं हैं गोल्जी काय की, वो एक तरफ इस प्रकार से निकल जाती हैं जिनका नाम हो जाता है गोल्जी रेस्ट। डायग्राम को मैं लेबल करूं तो डायग्राम में बच्चों ये तो वो गोल्जी रिक्तिकाएं बच गई हैं, शेष जो अब अलग हट जाएंगी इनका नाम तो हो जाएगा
गोल्जी रेस्ट, और ये संरचना हो जाती है केंद्रक, सॉरी एक्रोसोम। इस संरचना को अपन क्या नाम देंगे? एक्रोसोम। केंद्रक तो इसके नीचे है बच्चों, ये है एक्रोसोम, और ये फाइनली केंद्रक है ही। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो एक्रोसोमल कणिका है, ये एक्रोसोमल कणिका, ये इस लंबी प्रक्रिया के द्वारा केंद्रक में एक्रोसोम में बदल जाएगी। इस प्रकार होता है शीर्ष भाग में एक्रोसोम का निर्माण। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं शुक्राणु कायांतरण कि कैसे शुक्राणु बनता है। तो उसका पहला चरण था शीर्ष भाग का निर्माण। शीर्ष भाग बनाने के लिए सबसे पहले तो केंद्रक में परिवर्तन होंगे। केंद्रक छोटा होगा, हल्का होगा, शंक्वाकार होगा और परिधि की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये केंद्रक। सेकंड, एक्रोसोम का निर्माण होगा। एक्रोसोम का निर्माण इस प्रक्रिया से होता है। मुख्य जो अंग जो मदद करता है एक्रोसोम के निर्माण में वो कौन सा है? वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की रिक्तिकाओं से कणिकाएं बनेंगी और इस कणिकाओं से बनेगा एक्रोसोम। इस प्रकार से एक्रोसोम का निर्माण होगा। तो अब शीर्ष कैसे बनेगा? बात ये आती है कि शीर्ष भाग कैसे बना। तो बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, ये जो सारी चीजें मैंने डायग्राम में ड्रॉ करी है कहां पर हो रही हैं? ये सारी चीजें हो रही है बच्चों शुक्राणु पूर्वी के अंदर। ये जैसे है शुक्राणु पूर्वी, और इस शुक्राणु पूर्वी के अंदर ये सारे परिवर्तन हुए हैं अभी जो हमने डिस्कस किए हैं। अर्थात ये तो जैसे केंद्रक है शंक्वाकार दीर्घित, और इसके ऊपर टोपी के समान जो है वो बन गया है एक्रोसोम। ये बन गया एक्रोसोम। ये सब शुक्राणु पूर्वी के अंदर हुआ है। अब होगा क्या, कैसे बनेगा शीर्ष भाग? बच्चों यहां से जो कोशिका द्रव्य है वो नीचे की तरफ गति करेगा। शुक्राणु पूर्वी का जो कोशिका द्रव्य है वो नीचे की तरफ गति करके आएगा, और जब वो गति करके आएगा तो ये जो कोशिका झिल्ली है, प्लाज्मा झिल्ली जो शुक्राणु पूर्वी के बाहर है, वो चिपक जाएगी इन दोनों संरचनाओं से, और जब ये झिल्ली इधर से चिपक जाएगी तो शीर्ष भाग बन जाएगा कुछ ऐसी संरचना के रूप में। एक ही कलर के मार्कर से मैं ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, थोड़ा समय बच जाता है अपना इससे। तो ऐसे बन गया बच्चों इसका शीर्ष भाग। अब आप देख सकते हो कि ये जो शीर्ष भाग सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है वैसा ही शीर्ष भाग ये है। जैसा शीर्ष भाग हमने वहां ड्रॉ किया था सेम चीज यहां पर है। आप नाम देख सकते हो कि ये शीर्ष भाग के ऊपर एक्रोसोम है और ये ठीक इसके नीचे केंद्रक है। तो इस प्रकार बच्चों हुआ है शुक्राणु के शीर्ष भाग का निर्माण दो चीजों के द्वारा, केंद्रक और एक्रोसोम। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार से शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनेगा। तो इसकी मैंने प्रॉपर जो स्टेप्स हैं वो डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझा दी हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे चलते हैं स्टेप सेकंड। और स्टेप सेकंड होता है बच्चों मध्य भाग का निर्माण। स्टेप सेकंड कौन सा है बच्चों? मध्य भाग का निर्माण। देखो पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कायांतरण का शीर्ष भाग का निर्माण, पॉइंट सेकंड मध्य भाग का निर्माण। मध्य भाग का निर्माण समझने से पहले अभी जो मैंने नीचे डायग्राम बनाया था एक बार उसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये जैसे शीर्ष भाग का निर्माण अभी हमने जो पढ़ा और शेष शुक्राणु पूर्वी अभी ऐसा ही है।
गोलाकार, नीचे से गोलाकार है, इसमें ये केंद्रक और इसके ऊपर टोपी के समान जो है वो एक्रोसोम। इन दो चीज़ों से जो है वो शीर्ष भाग बनता है, ऐसा अभी हमने पढ़ा है। मैं लेबल कर देता हूँ फटाफट। ये तो है एक्रोसोम, और ये है बच्चों केंद्रक, और दोनों मिलाकर बनाते हैं शुक्राणु का शीर्ष भाग। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? शीर्ष भाग। अब इस शीर्ष भाग से मध्य भाग कैसे बनेगा? तो आप इसके लिए याद रखना पड़ेगा एक चीज कि केंद्रक के पश्च भाग में दो तारक केंद्र होते हैं। जैसा कि शुक्राणु पूर्वी में बताया था मैंने, ये केंद्रक है, इसके ऊपर मैंने बताया था तारक काय। क्या बताया था बच्चों? तारक काय। और एक तारक काय में होते हैं दो तारक केंद्र। ऐसा आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक तारक काय में क्या होता है? दो तारक केंद्र। वैसे तो केंद्रक के अग्रभाग में थे बच्चों ये, बट जब केंद्रक गति करके आगे चला गया तो केंद्रक के पीछे पश्च भाग में आ जाते हैं। तो यहां पर केंद्रक के पश्च भाग में बच्चों दो क्या होते हैं? दो तारक केंद्र होते हैं इस प्रकार से। ये एक है, ये दूसरा है। ये है दो तारक केंद्र। जो केंद्रक के नजदीक है उसको अपन बोलते हैं समीपस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ तारक केंद्र। और जो दूरस्थ है बच्चों उसको हम बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। उसको हम बोलते हैं दूरस्थ तारक केंद्र। समीपस्थ और दूसरा कौन सा होता है? दूरस्थ। बच्चों ये जो दूरस्थ तारक केंद्र है, यहां से अक्षीय तंतुओं का एक समूह निकलता है। इस प्रकार से तंतुओं का एक बंडल निकलता है। ये जो समूह है, यहां से अक्षीय तंतुओं का क्या निकलता है? एक बंडल समूह, जिसका नाम है बच्चों एक्सोनीमा। एक्सोनीमा, या हम कह सकते हैं अक्षीय तंतु। एक्सोनीमा, या हम कह सकते हैं अक्षीय तंतु। तो बच्चों जो केंद्रक के पश्च भाग में दूरस्थ तारक केंद्र है, वहां से अक्षीय तंतु क्या होते हैं? कशाभिकाओं का माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म तंतुओं का एक बंडल है, जिसकी संरचना फ्लैजिला कशाभिका के समान है। कैसी होती हैं कशाभिकाएं, वो शुक्राणु की संरचना में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहां बच्चों अक्षीय तंतु निकलते हैं जो शुक्राणु के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरते हैं। इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु पूर्वी में पाए जाते हैं, वो सब के सब सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, जितने भी शुक्राणु पूर्वी में माइटोकॉन्ड्रिया हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया इसके चारों तरफ किस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे? सर्पिलाकार। ये जैसे अक्षीय तंतुओं का बंडल है, ऊपर शीर्ष भाग बन चुका है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मध्य भाग कैसे बनेगा। तो मध्य भाग में ये चीज बननी है बच्चों। ये कैसे बनेगी कि अक्षीय तंतुओं के, सबसे पहले तो अक्षीय तंतु बनेंगे, फिर अक्षीय तंतुओं के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से क्या होंगे? व्यवस्थित। और इस प्रकार से मध्य भाग बनेगा। कैसे बना बेलनाकार? क्योंकि वापस कोशिका द्रव्य यहां नीचे की ओर गति करेगा, और जब कोशिका द्रव्य नीचे की ओर गति करेगा तो बच्चों ये शुक्राणु कुछ ऐसा बन जाएगा, जिसको मैं भी ड्रॉ कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां बना देता हूं नीचे की तरफ। जैसे शीर्ष भाग इस प्रकार से बन चुका था, और ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा ही बना रहा हूं भाई, नीचे जगह कम है। इस प्रकार का बन गया बच्चों।
ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया ये शुक्राणु। यहाँ पर ऊपर शीर्ष भाग है जिसमें दो चीज़ें एक्रोसोम और केंद्रक है, और यहाँ पर दूरस्थ तारक काय से क्या निकल गया बच्चों, अक्षीय तंतु। और इस अक्षीय तंतुओं के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर ये बनाते हैं इसका मध्य भाग। लगातार कोशिका द्रव्य नीचे जरूर जाएगा बच्चों, तभी तो ये लंबा बेलनाकार संरचना के रूप में बदलेगा। तो ये तो इस प्रकार बन जाता है इसका बच्चों शीर्ष भाग, और ये साथ में कैसा बन गया है इसका मध्य भाग। समझ आया क्या बच्चों कैसे मध्य भाग बनेगा शुक्राणु का? आगे चलते हैं बच्चों। लास्ट पॉइंट इसका पूंछ भाग का निर्माण। नंबर 3 आता है बच्चों पूंछ का निर्माण। शुक्राणु की पूंछ कैसे बनेगी? तो पूंछ बनने का कोई ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं बचा। अब क्या होता है, ये जो अक्षीय तंतु मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, ये अक्षीय तंतु लगातार अपनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे बच्चे इस प्रकार से। ये अक्षीय तंतु है क्या? शुक्राणु की पूंछ ही तो है बच्चों। ये शुक्राणु की पूंछ जो मैंने बनाई है वास्तव में यहां से निकल रही है, भी डायग्राम में ड्रॉ करके बता दूंगा। ये पूंछ जो है यहां से जुड़ी हुई है तारक केंद्र से। तो ये जो अक्षीय तंतु हैं वो लगातार अपनी लंबाई बढ़ाएंगे, और लंबाई बढ़ाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? शुक्राणु की पूंछ में। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ तो पूंछ बहुत ही लंबी पतली धागेनुमा है, यहाँ तो बहुत मोटी है। तो साथ में बच्चों एक प्रोसेस भी तो कंटिन्यू होगा। वो क्या होगा कि कोशिका द्रव्य लगातार नीचे जाएगा। कोशिका द्रव्य शीर्ष से मध्य की ओर गया, मध्य से पूंछ की ओर गया, पूंछ से वो और नीचे जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहां पर ये शीर्ष भाग, ये शीर्ष भाग, ये मध्य भाग, जैसा कि अभी अपन ने बनाया है मध्य भाग का निर्माण। यहां तक मान लिया हमने मध्य भाग। शीर्ष भाग में क्या था वापस में एक बार रिपीट कर दूं। ये तो केंद्रक है ही बच्चों, और केंद्रक के ऊपर ये क्या है? एक्रोसोम। ये एक्रोसोम है। केंद्रक के पश्च भाग में 2 तारक केंद्र बताए मैंने आपको, एक समीपस्थ और एक दूरस्थ। दूरस्थ तारक केंद्र से क्या होता है? अक्षीय तंतुओं का एक बंडल निकलता है इस प्रकार से। इस प्रकार से अक्षीय तंतुओं का क्या निकलता है बच्चों? एक बंडल, जिसको हमने मध्य भाग तक तो क्या नाम दिया था? एक्सोनीमा। और जब ये एक्सोनीमा मध्य भाग को क्रॉस करके नीचे चली जाती है तो फिर हम इसको नाम देंगे अब पूंछ। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य नीचे जाने के चक्कर से यहाँ पर ऐसे चिपक जाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इस प्रकार से पास आ जाती है बच्चों जब कोशिका द्रव्य नीचे की ओर गति करता है। तो ये इस प्रकार से बन गई शुक्राणु की पूंछ। लेकिन यहाँ पर जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है उसका क्या होगा? तो वो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य पूंछ के अंतिम सिरे पर इस प्रकार से एक उभार के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। अंतिम जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है शुक्राणु पूर्वी का, वो पूंछ के अंतिम सिरे पर एक पिंड के रूप में, उभार के रूप में जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों? ये यहाँ से पृथक होगा। ये जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है ये क्या होगा? यहाँ से पृथक। और जैसे ही ये पृथक होगा तो ये शुक्राणु इस प्रकार की संरचना में बदल जाएगा जिसको हमने सबसे पहले बनाया था। जैसे ही ये अतिरिक्त संरचना यहाँ से हट जाएगी तो ये इस प्रकार की पूंछ बन जाएगी। तो ऐसे होता है बच्चों शुक्राणु कायांतरण।
जो गोल अचल शुक्राणुपूर्वी है वो गतिशील और धागेनुमा शुक्राणु में बदलेगा इस प्रक्रिया से। प्रक्रिया के 3 चरण बताए मैंने आपको बच्चों, कौन कौन से? पहला, शीर्ष भाग का निर्माण। सबसे पहले शीर्ष भाग बनेगा। इसके लिए क्या करना है? एक्रोसोम में परिवर्तन करने होते हैं और एक्रोसोम का केंद्रक में परिवर्तन करने होते हैं और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है। शीर्ष भाग के बाद बनता है बच्चों मध्य भाग। मध्य भाग के लिए दूरस्थ तारक केंद्र से निकलता है अक्षीय तंतु। इस अक्षीय तंतु के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होंगे। यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं बच्चों जो शुक्राणुपूर्वी में पाए जाते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे और ऐसा होने से शुक्राणु का बन जाएगा ये मध्य भाग, ये वाला भाग। ओके, साइटोप्लाज्म लगातार नीचे जाएगा, लगातार नीचे जाएगा, साथ ही एक्सोनीमा की लंबाई लगातार बढ़ती रहेगी। तो एक्सोनीमा की जो लंबाई बढ़ती जा रही है उसी से क्या बनेगी? पूंछ। ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? शुक्राणु की पूंछ, जो वास्तव में एक्सोनीमा से ही तो बनी है। अब क्या होगा? लगातार कोशिका द्रव्य जब ऊपर से नीचे जाता है तो जितना भी अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है वो शुक्राणु के पूंछ के पश्च सिरे से जुड़ा रहता है और एक पिंड के रूप में यहां से अलग होगा। इस अलग हुए भाग को सर्टोली कोशिकाएं खा जाएंगी। जो सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को ही पोषण देती हैं, वही कोशिकाएं शुक्राणु के अतिरिक्त भाग को खा जाएंगी अपने भोजन के रूप में। और ऐसा करने से क्या हुआ? शुक्राणु का अतिरिक्त कोशिका द्रव्य यहां से अलग हो गया। इस कारण शुक्राणु एक लंबी धागेनुमा गतिशील संरचना में कन्वर्ट हो गया। इसी स्टेप का नाम था बच्चों शुक्राणु कायांतरण। तो इसके साथ ही बच्चों शुक्र जनन का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है कि मानव में शुक्राणु कैसे बनता है। 2 स्टेप में बनता है। पहले वृषण की जनन उपकला कोशिकाएं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणु पूर्वी बनाती हैं जो गोल अचल अगुणित कोशिका के रूप में है। और सेकंड स्टेप में गोल अचल अगुणित कोशिका शुक्राणु पूर्वी से गतिशील और धागेनुमा शुक्राणु बनेगा और प्रक्रिया का नाम होगा शुक्राणु कायांतरण, जिसके 3 स्टेप हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले शीर्ष भाग बनता है, उसके बाद मध्य भाग बनता है और उसके बाद बनती है पूंछ। टॉपिक फिनिश है। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ आ गया होगा शुक्राणु कायांतरण। इसके बाद शुक्र जनन से संबंधित जो भी बचा हुआ है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।